जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज आपके लिए हम लेकर आ गए हैं डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स से के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आपकी हर एग्ज़ाम आपके बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके जितने भी एग्ज़ाम्स एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों हमें जो वीडियो बनाता हूँ वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। साथ ही साथ यदि वीडियो में आपको कुछ कमी दिखती है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार वीडियो को और अच्छे से बनाया जा सके या फिर किस प्रकार के क्वेश्चन लाए जाएँ, क्योंकि दोस्तों वैसे मैं जो क्वेश्चन लाता हूँ ये क्वेश्चन पहले किसी एग्जाम से मैं आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ या फिर जो क्वेश्चन होते हैं इनको बाई बुक जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है उनमें से मैं उन क्वेश्चंस को तैयार करके फिर आपके लिए लाता हूँ। तो यदि आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो आप सजेशन दे सकते हैं, यह आपका अपना चैनल है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि सूत्रकृमि क्या होते हैं। तो दोस्तों सूत्रकृमि क्या होते हैं, आपके सूत्रकृमि जो होते हैं दोस्तों आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं सूत्रकृमि? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और बैक्टीरियल सेल डिवीजन का मुख्य रूप से जो बैक्टीरियल सेल डिवीजन होता है दोस्तों मुख्य रूप से कैसा विखंडन होता है, उसका बाइनरी विखंडन होता है। जो बैक्टीरियल सेल डिवीजन होता है उसका मुख्य रूप से बाइनरी सेल डिवीजन होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है दोस्तों, इनको एक साथ कर लेते हैं अपन, तीन क्वेश्चन एक साथ। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है कि राइस ब्लास्ट पैथोजन परफेक्ट स्टेज है। जो में जो होता है आपका राइस ब्लास्ट जो एक रोग है, इसका पैथोजन का जो परफेक्ट स्टेज क्या होता है। पैथोजन क्या होता है दोस्तों, आपका रोग कारक होता है जो रोग को फैलाने के लिए मददगार होता है, या फिर जो रोग होता है उसके लिए जो पैथोजन मतलब रोग कारक होते हैं उसे हम पैथोजन के रूप में जानते हैं दोस्तों। तो इसकी जो प्लास्ट की परफेक्ट स्टेज कौन सी होती है, तो इसकी जो परफेक्ट स्टेज होती है दोस्तों कौन सी होती है, आपकी मैग्नापार्थ ग्रीसिया जो स्टेज होती है इसकी एक परफेक्ट स्टेज होती है। किसकी? मैग्नापार्थ ग्रीसिया जो है इसकी एक परफेक्ट स्टेज होती है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है कि मटर की डाउनी मिल्ड्यूड किसके कारण होती है। जो मटर है उसमें डाउनी मिल्ड्यूड जो रोग होता है किसके कारण होता है दोस्तों। तो मटर की जो डाउनी मिल्ड्यूड होती है दोस्तों किसके कारण होती है, आपकी पेरेनोस्पोरा पीसी के कारण जो आपकी मटर में डाउनी मिल्ड्यूड रोग होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, ब्लैक हार्ट एक शारीरिक विकार है। जो ब्लैक हार्ट है वो एक शारीरिक विकार है। तो किसका शारीरिक विकार है दोस्तों? ब्लैक हार्ट एक आलू का शारीरिक विकार है। खाद्यान्न को प्रभावित करने वाली प्रमुख भंडारण कवक, जो खाद्यान्न है इसको प्रभावित करने वाली प्रमुख भंडारण कवक कौन सी है दोस्तों आपकी? तो एस्परजिलस। खाद्यान्न को प्रभावित करने वाली प्रमुख भंडारण कवक कौन सी है? एस्परजिलस। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है कि निम्नलिखित में से किस माइक्रोबियल एजेंट का व्यावसायिक रूप से बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में शोषण किया जा रहा है। मतलब कौन सा माइक्रोबियल एजेंट के रूप में उपयोग किया जा रहा है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। तो दोस्तों किसका उपयोग किया जा रहा है? आपके ट्राइकोडर्मा वीडी का उपयोग। किसका उपयोग किया जा रहा है? ट्राइकोडर्मा जो वीडी है इसका उपयोग आपके बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में किया। क्वेश्चन नंबर एट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या है आपका? पनीर बनाने में किस पेनिसिलियम प्रजाति का उपयोग होता है। जो पनीर बनाते हैं उसके लिए किस पेनिसिलियम प्रजाति का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो पेनिसिलियम जो रॉकफोर्ड ही होती है। पेनिसिलियम जो रॉकफोर्ड होता है उसका उपयोग पनीर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन से पेनिसिलियम प्रजाति का? पेनिसिलियम रॉकफोर्डी। कुछ क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोल है आपका कि पोटास का अनुप्रयोग बढ़ता है। जो पोटास है उसका अनुप्रयोग बढ़ता है। तो किससे बढ़ता है दोस्तों? पौधों में रोग प्रतिरोध। पोटास का जो अनुप्रयोग है वो क्या बढ़ाता है? पोटास का जो अनुप्रयोग है दोस्तों पौधों में रोग प्रतिरोध को बढ़ावा देता है। दोस्तों क्या बढ़ाता है? आपके रोग प्रतिरोध को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वायरस में शामिल है। जो वायरस होते हैं इसमें क्या क्या शामिल है दोस्तों? या तो आरएनए या डीएनए, दोनों कभी नहीं होते ना। जो वायरस होता है उसमें या तो आरएनए शामिल होगा या फिर आपका डीएनए शामिल होगा दोस्तों, है ना। आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ वायरस में कभी भी शामिल नहीं होते ना। क्वेश्चन नंबर 11, नेमे
नेमाटिकाइड्स समूह का चयन करें जो प्रकृति में गैर फ्यूमिगेंट है। नेमेटिकाइड प्रकृति का समूह का चयन करना है जो प्रकृति में गैर फ्यूमिगेंट होता है। मतलब फ्यूमिगेंट क्या होते हैं दोस्तों, जो प्रकृति में मिल जाते हैं ना, और ऐसे निमेटिकाइड्स का हमें प्रयोग करना है जो प्रकृति में गैर फ्यूमिगेंट होता है ना। तो ऐसा कौन सा है आपका एल्डी कार्बोफोरेट। जो एल्डी कार्बोफोरेट है वो गैर फ्यूमिगेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, केले के गुच्छेदार शीर्ष कारक जीव किसके द्वारा संचालित होते हैं। तो केले के गुच्छेदार शीर्ष का कारक जीव किसके द्वारा संचालित होता है दोस्तों, आपका प्यूटालोनिया निग्रोने रुओसा। प्यूटालोनिया निग्रेना रुओसा के द्वारा केले के गुच्छेदार शीर्ष का कारक जीव संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड पौधे के लिए या उससे ऊपर के लिए विषाक्त है। सल्फर डाइऑक्साइड कितना 0.3 से 0.5 ppm है पौधे के लिए, या उससे ऊपर के लिए विषाक्त है तो 0.3 से 0.5 ppm से यदि अधिक होगा तो यह पौधे के लिए क्या होगा दोस्तों, आपका हानिकारक होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि डंपिंग ऑफ लीफ ब्लाइट्स को बहुत प्रभावी ढंग से चेक किया जाता है। डंपिंग ऑफ लीफ ब्लाइट और लीफ ब्लाइट्स को बहुत प्रभावी ढंग से चेक किया जाता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 जोन्स लेमिंग और कुल्का ने पहली बार, जो जोन्स लेमिंग है और कुल्का है, उन्होंने पहली बार कवकनाशी की प्रणालीगत गतिविधि का प्रदर्शन किया। कब किया था, 1966 में। 1966 में क्या किया था, जोन्स लेमिंग और कुल्का ने पहली बार कवकनाशी की प्रणालीगत गतिविधि का प्रदर्शन किया था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, ये डिनोकेप मिथाइल, जो है डिनोकेप मिथाइल हेप्टाइल डाइनिट्रोफिनाइल क्रोनेट बाजार में बेचा जाता है। जो डिनोकेप है इसको बाजार में किस नाम से बेचा जाता है दोस्तों, केराथॉन के नाम से बेचा जाता है। किसके नाम से, केराथॉन के नाम से बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एकल कोशिका कवक है। तो जो खमीर होता है आपका वो एक कैसा कवक है, एकल कोशिका कवक है। गेहूं की ढीली स्मट, गेहूं में जो ढीली स्मट बीमारी होती है किसके द्वारा होती है, आंतरिक रूप से बीज जनित। कैसी होती है, अंतः बीजोड़ होती है। कुछ बीमारियां होती है जो बाह्य बीजोड़ होती है, कुछ आंतरिक बीजोड़ होती है। इन्हें हम जो आंतरिक बीज जनित होती है उनको अंतः बीजोड़ के नाम से जानते हैं। और जो गेहूं की ढीली स्मट है कैसी है, बीजोड़ है। कौन सी है, अंतः बीजोड़ है ना। और क्वेश्चन नंबर 19 कि जो कि ढीली स्मट आंतरिक रूप से बीज जनित है ना, यह भी कैसी है, अंतः बीजोड़ है। गेहूं और जो दोनों की जो अंतः बीजोड़ है ढीली स्मट जो कैसी है, अंतः बीजोड़ है। धनिया की तना, धनिया सवितम, धनिया की जो तना है वो कौन सी, तो प्रोटोनुजेस मैक्रोस्पोरस। क्या प्रोटोनुजेस मैक्रोस्पोरस क्या है, धनिया की तना है। क्वेश्चन नंबर 21 एक कारण जीव एंजसिफे ग्रेमिनिस एसपीएन होता है स्पीसीज ट्रिट्रिसाई होता है ये ना, पैदा करता है। तो क्या कौन पैदा करता है, तो क्लिस्टोथेसिया है ना। जो कारण जीव एंजिसफे ग्रेमिनिस एसपी ट्रिट्रिसाई पैदा करता है तो क्लिस्टोथेसिया। ये किस में करता है, तो क्लिस्टोथेसिया जो होता है ये आपके गन्ने में पैदा करता है। जो गन्ने में लगने वाला रोग होता है उसके अंदर ये क्लिस्टोथेसिया को पैदा करता है। क्लिस्टोथेसिया को कौन, किस रोग में, जो गन्ने का रेड रोट होता है उसमें पैदा करता है। और गन्ने का जो रेड रोट होता है दोस्तों किसके द्वारा होता है, गन्ने का रेड रोट, वो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा गन्ने का रेड रोट आपका होता है। जो क्लिस्टोथेसिया होता है ये गन्ने के रेड रोट में ही उत्पन्न होता है, जो कि है ना। और गन्ने का रेड रोट कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। तो जीवाणु कॉलोनी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, माइसेली सी उजेन है ना। जीवाणु कॉलोनी के रूप में माइसेली सी उजेन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23
बीजाणु जो आमतौर पर बाइन्यूक्लिएट माइसेलियम द्वारा निर्मित होते हैं और यह मुख्य रूप से कार्य करते हैं गेहूं में जंग रोग के प्रसार के लिए दोहराए जाने वाले बीजाणु कहलाते हैं। दोस्तों, गेहूं में जंग रोग के प्रसार के लिए जो होते हैं दोहराए जाने वाले बीजाणु क्या होते हैं? यूरिडोस्पोर होते हैं। कौन से? यूरिडोस्पोर होते हैं, जो कि गेहूं में जो भूरी गेरुई, कालू गेरुई इत्यादि होती है, इनमें प्रसार के लिए होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 कि प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका के कारण क्रूसिफर के क्लब रूट को नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं दोस्तों? उसको हम पीएच बढ़ाकर नियंत्रित कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक किस तरह से पीएच बढ़ा के तो कर ही सकते हैं, मिट्टी की घटती पीएच जो होती है ना, मिट्टी को पीएच को बढ़ाकर और मिट्टी की घटती पीएच जो होती है उसको बढ़ाएंगे। मतलब ए और बी दोनों सही होंगे, लेकिन दोनों ऑप्शन एक ही बात बोल रहे हैं। मिट्टी की घटती पीएच है तो घटती पीएच को हमें बढ़ाना है, और पीएच बढ़ाकर, दोनों बात एक ही हो रही है। इसलिए यदि ऑप्शन क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन क्या है? मिट्टी के पीएच को बढ़ाकर। ऑप्शन बी में एक मिट्टी की घटती पीएच, तो ए बी दोनों कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 एक कवक और पौधे रोग किसके द्वारा लिखा गया? कवक और पौधे, है ना दोस्तों। जो ये होते हैं कि वो किसी रोग जनक कौन है, मतलब किसी रोग के बारे में किसने बताया, सबसे पहले कहाँ देखा गया, सबसे पहले किसने बताया। जैसे कि आपका रेड रोट होता है, अपने कोलेटोट्राइकम फॉलकेटम जो होता है गन्ने का रेड रोट, मतलब लाल सड़ान रोग होता है। इसके बारे में है, जैसे कि गन्ने का रेड रोट है तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद में जो आपका है कि अभी जैसे कि आपको बताया कि कवक और पौधे रोग किसने कहा, तो किसने कहा? जी रंगास्वामी ने कहा। वैसे ही जो आपका गन्ने का जो लाल सड़न रोग है उसको सबसे पहले किसने बताया था? तो उसको सबसे पहले आपके वेंट नामक वैज्ञानिक ने 1893 में बताया था। कब बताया था? 1893 में बताया था। कब? 1893 में किसने बताया था? आपके एक वैज्ञानिक है जो कि जावा इंडोनेशिया में, जिन्होंने बताया था 1893 में। वेंट नामक वैज्ञानिक ने गन्ने में लाल सड़न रोग को बताया था। जब दोस्तों कभी बीच बीच में ऐसी कोई सी चीज़ बताता हूँ तो ये उसे नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे और साथ ही साथ देख ले कि जो गन्ने का लाल सड़न रोग है उसे ही लाल विगलन नाम किसने दिया था? तो उसको लाल विगलन नाम किसने दे दिया था दोस्तों? आपके जो एजे बटलर थे उन्होंने उसको लाल विगलन नाम दिया था। कब? 1906 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1743 में एंग्वाइना टेटेसी के कारण होने वाले बीज पित्त के प्रथम पादप सूत्रकृमि रोग का वर्णन किसने किया? तो दोस्तों किसने किया था? आपके निधम ने किया था। किसने किया था? निधम ने। किसने किया था दोस्तों? आपके निधम ने इसके बारे में बताया था। अब एंग्वाइना टेटेसी आखिर में होता है क्या है? तो एंग्वाइना टेटेसी आखिर में आपका होता है क्या दोस्तों? जो एंग्वाइना टेटेसी होता है, या जो होता है गेहूं में जो एक रोग होता है, टुंडू या पीला कान रोग, है ना। टुंडू या पीला कान रोग होता है, जिसमें एंग्वाइना टेटेसी जो होता है एक निमेटोड का कार्य करता है। और निमेटोड मतलब पादप सूत्र में हम निमेटोड को ही बोलते हैं ना, निमेटोड का कार्य करता है। और उस जो आपका टुंडू रोग होता है गेहूँ का, उसमें निमेटोड के रूप में कौन होता है? आपका एंग्वाइना टेटेसी होता है। साथ ही साथ ये बैक्टीरिया भी होता है उसमें, जिसको हम कॉर्नियोबैक्टीरियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लूप के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार में लाए गए एक ही कवक हाइव की आसन्न कोशिका को क्या कहा जाता है? तो एक ही कवक हाइव की आसन्न कोशिका को हम किस नाम से जानते हैं? क्लेप कनेक्शन के नाम से। दोस्तों किस नाम से जानते हैं? क्लेप कनेक्शन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका? बाजरा की डाउनी फफूंदी, जो बाजरा में होता है डाउनी मिल्ड्यूड रोग होता है। डाउनी फफूंदी का मतलब होता है डाउनी मिल्ड्यूड या पाउडरी मिल्ड्यूड रोग जो होता है, किसके कारण होता है? तो उसमें जो रोग होता है किसके कारण होता है? एस ग्रांटिकोला के कारण होता है। ग्रांटिनिकोला के कारण होता है। किसके कारण? एस ग्रांटिनिकोला के कारण होता है। और जो गेहूं में होता है सर्कोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के कारण होता है। जो गेहूं में होने वाला पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है, किसके द्वारा होता है? आपको सर्कोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के कारण होता है।
और बात करी जाए बाजरा में किसके द्वारा होता है, बाजरा में होने वाला ये जो रोग होता है किसके द्वारा होता है दोस्तों, आपका एस ग्रांटी निकोला के द्वारा होता है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सूखे बीज उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऑर्गेनो मर्क्यूरल कवकनाशी में आमतौर पर पारा होता है। तो आमतौर पर जो पारा होता है दोस्तों कितना, 1.0% होता है, मतलब 1% लगभग होता है ना दोस्तों। वैसे वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, लेकिन हम इस वीडियो में जो है लगभग 50 क्वेश्चन कर लेंगे। वीडियो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिलते रहें। और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो में कुछ कमी हो तो बताइएगा या सजेशन दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 31 है क्या है, जीन को उत्पन्न करने वाले 1946 में रोग प्रतिरोध और संवेदनशीलता की जीन अवधारणा के लिए, तो यह अवधारणा किसने दी थी, आपके फ्लोरो, है ना, कि जीन को उत्पन्न करने वाले 1946 में रोग प्रतिरोध और संवेदनशीलता की जीन अवधारणा के लिए फ्लोरो, है ना। क्वेश्चन नंबर 32, यूरेडिनल्स बेसिडिया में आमतौर पर कितनी संख्या में बेसिडियो स्पोर पाए जाते हैं। तो यूरेडिनल्स में जो बेसिडियो स्पोर कितने पाए जाते हैं, आपके 4 पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कि जब पौधे में रोगजनक की सभी प्रजातियों के खिलाफ आंशिक प्रतिरोध दिखाया तो यह एक प्रकार का है। जब आंशिक प्रतिरोध दिखता है तो यह क्या कहलाता है दोस्तों, आपका यह आपको कहलाता है क्षैतिज प्रतिरोध के नाम से इसको जाना जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि विशेष रूप से दार्जिलिंग पहाड़ियों तक सीमित आलू का काला मस्सा रोग, जो आलू का काला मस्सा रोग है, इसका रोगजनक क्या है, तो इसका आलू का काला मस्सा रोग का रोगजनक क्या है दोस्तों, आपका क्या आपका काला मस्सा रोग का सिंकीट्रियम यूडोबायोटिकम, सिंकीट्रियम यूडोबायोटिकम आपके आलू का काला मस्सा का रोगजनक है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 35 देख लेते हैं। एक बैक्टीरिया जिसमें बड़ी संख्या में फ्लैगेला होता है, एक बैक्टीरिया जिसमें बड़ी संख्या में फ्लैजिला या फ्लैगेला होता है सेल के ऊपर वर्गीकृत है दोस्तों, इसको क्या नाम से जाना जाता है, हम पेरिटिकस के नाम से उसको हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि कवक जंग कवक का एक मेजबान अपना जीवन चक्र पूरा कर जंग कवक का मेजबान अपना जीवन चक्र पूरा करता है, वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोसियस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ऐसे कवक, हेटेरोसियस कहलाते हैं। राई के अर्गट रोग में स्क्लेरोटिया उत्पन्न होता है, जो राई का अर्गस रोग होता है उसमें स्क्लेरोटिया उत्पन्न होता है, मतलब राई का जो अर्गस रोग है उसके लिए क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो होता है राई के अर्गट रोग के लिए जिम्मेदार माना जाता है ना। राई के अर्गट रोग के लिए किसको जिम्मेदार माना गया है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया को। क्वेश्चन नंबर 38, पपीते के बाद गलन के आक्रमण के लिए इष्टतम तापमान, गलन के आक्रमण के लिए इष्टतम तापमान कितना होता है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किस प्रकार के बीजाणु पुकीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी बेरबेरी पौधे को संक्रमित करते हैं। तो किस प्रकार के बीजाणु होते हैं, बेसिडियो स्पोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में प्लांट पैथोलॉजी के पितामह, जो भारत में प्लांट पैथोलॉजी के पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों, ईजे बटलर, जो ईजे बटलर है भारत में प्लांट पैथोलॉजी के पितामह है। भारत में पहली बार गन्ने की विल्ट बीमारी की सूचना मिली थी, वो कहाँ मिली थी, गन्ने के विल्ट की बिहार में मिली। सबसे पहले गन्ने में जो विल्ट बीमारी होती है उसकी सूचना कहाँ मिलती है, आपके बिहार में मिली थी। और दोस्तों गन्ने में जो रेड रॉट रोग होता है, गन्ने में जो कंडवा रोग होता है, ये अधिकतर बिहार, यूपी, पंजाब और एमपी में अधिकतर देखने को मिलता है। और ये दोस्तों एमपी और इनके लिए कैसा है, एक एंडेमिक है। कौन सा, गन्ने का रेड रोड जो है एक एंडेमिक रोग है। एंडेमिक क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में फैलता है दोस्तों, है ना, इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, एंडेमिक रूप में जानते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है ना, क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, अलसी और सन की जंग कर सकते हैं, अलसी और सन की जंग कर सकते हैं कि स्प्रे द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित। अलसी और जो सन है उसकी जंग को पूरी तरह से बोरेक्स के मिश्रण के द्वारा हम समाप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा, बोरेक्स के मिश्रण के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। और दोस्तों जो बोरेक्स मिश्रण टॉपिक हम ये कर रहे हैं, ऐसे ही जो रेड रोट होती है गन्ने की रेड रोट बीमारी, उसमें हम बोर्डो मिक्सर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे रेड रोट जो होती है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। 1943 में बंगाल को एक गंभीर अकाल का सामना करना पड़ा था। 1943 में बंगाल को एक गंभीर अकाल का सामना करना पड़ा था, जो किसके कारण आता है, जो दोस्तों 1943 में बंगाल को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ा था, जिसे हम बंगाल फेमिन के नाम से जानते हैं। इसमें बंगाल फेमिन जो था
बंगाल फेमिन में, जिसके कारण चावल की जो उपज थी दोस्तों वह उसमें भारी नुकसान होता, चावल की जो उपज थी उसमें भारी नुकसान हुआ था, बंगाल फेमिन। यह जिसके कारण चावल की उपज में भारी नुकसान हुआ था, तो किसके कारण, तो जो बंगाल फेमिन किसके कारण, तो जो आपका बंगाल फेमिन था दोस्तों, यह जो चावल में भूरी धब्बा रोग जो था, भूरी धब्बा रोग के कारण जो है बंगाल फेमिन हुआ था, जिससे कि बंगाल को एक गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं हम, है ना। 44 की बात कर लेते हैं। 44 क्या बोलता है कि नेमाटोड के किस जीनस में विशेष प्रकार की नर्स सेल सिस्टम है जो नेमाटोड को पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति के स्रोत के रूप में कार्य करती है। दोस्तों क्या होती है आपकी, मेलेडोगाइनो होती है, एटेरोडेरा होती है, ग्लेबोडेरा होती है। सभी आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं अपन, ना। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि के लिए पहली बार जिसने बताया कि 8082 में एक पौधे की बीमारी नाशपाती की अग्निदोष एक जीवाणु एरविलिया एमिलोवोरा के कारण हुई थी, किसने बताया था? 8082 में टीजे बुरिल ने बताया था। किसने बताया था? आपके टीजे बुरिल के द्वारा यह बताया गया था दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की बात कर लेते हैं। प्रमुख जीन रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में योगदान करते हैं। प्रमुख जीन रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में योगदान करते हैं। लंबवत प्रतिरोध, एल्बुगो कैंडिडा सफ़ेद फफेलो या सफ़ेद जंग का एक महत्वपूर्ण कारक है। एल्बुगो कैंडिडा जो होता है इसके लिए जो महत्वपूर्ण कारक होता है क्या होता है? ऑब्लिगेट परजीवी होता है। एल्बुगो कैंडिडा जो होता है ऑब्लिगेट परजीवी पर अपना जीवन यापन कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। आलू के शुरुआती तुड़ाई के प्रभावी नियंत्रण के लिए कौन सा कवकनाशी सबसे उपयुक्त होता है? तो दोस्तों आलू के लिए डाइथेन मौसी जो होता है सबसे उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं। मुरझान के प्रभावी नियंत्रण के लिए अरहर की इंटरक्रॉप की जानी चाहिए, तो कौन सी? सोरगू की। किसकी? सोरगू की इंटरक्रॉप की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर कि फ्लेमिंग 1929 द्वारा पहली बार किस एंटीबायोटिक को प्रदर्शित किया गया? तो फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? आपके पेनिसिलिन की खोज की थी। कब की थी? 1929 में की थी। दोस्तों वीडियो वैसे तो बहुत बड़ा हो चुका है, 20-22 मिनट का, लेकिन इसमें आपका जो 2 वीडियो में क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो में बना लिए। कम से कम 50 क्वेश्चन करीब हमने इस वीडियो में आपके ख़त्म कर दिए हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ आप सजेशन दीजिए कि वीडियो में और क्या सुधार किया जाना चाहिए। जय श्री महाकाल दोस्तों, मिलते हैं।